नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। हेडलाइन के पीछे का हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं। हमारे साथ संपादक का एक पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं अजीत मेंदोला के पास चलूंगा। मेंदोला जी, आज हेडलाइन के पीछे आपके पास क्या है? देखिए मनु जी, मैं देख रहा हूँ कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा, मणिपुर वगैरह, उसको लेकर राजनीतिक दलों में सक्रियता बढ़ गई है। और बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दौरे कर रहे हैं चुनाव वाले राज्यों में जाके, अभी पिछले दिनों उत्तराखंड गए थे। उत्तराखंड में उन्होंने जो वहाँ पे हालात बने थे, पार्टी में खींचतान बढ़ी थी, खींचतान को ख़त्म करके यूनाइट करने की कोशिश की थी, काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। उसके बाद वो पंजाब के दौरे पे गए। पंजाब में उन्होंने कई इंटेलेक्चुअल लोगों से मुलाकात की, कोशिश की कि लोग पार्टी के साथ जुड़ें और एक संगठन को वहाँ पर खड़ा करने की कोशिश की। मतलब बीजेपी जिस हिसाब से चुनाव को लेकर मंथन कर रही, अब वो उत्तर प्रदेश दौरे पे थे, वहाँ उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए कह रहे हैं या योगी के लिए कि भाई ये दोनों के उससे हम लोग अगला चुनाव भी जीतने जा रहे हैं, बड़ी जीत हासिल होने वाली है। हालांकि इस बीच वहाँ पे जो राम मंदिर चोरी का मामला भी जो चल रहा है, उसको लेकर भी मीटिंगों का दौर है। वो क्या होगा चुनावी मुद्दा, अभी तक जो हालात मैं देख रहा हूँ अपोजिशन के, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ बीजेपी तो मेरे को लगता है कि जैसे 2029 तक के चुनाव हैं, उनकी रणनीति बना रही है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद होते हुए लगातार दौरे करें, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन में स्थिति थोड़ा चिंताजनक है जी। मतलब मुद्दे बहुत हैं अपोजिशन के पास। लेकिन आप देखिए कि जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उनके नेता अभी विदेश में हैं, वो कब आएंगे। और पंजाब में एक उनके लिए पहली एक संकट हो गया है, जो कि एक मात्र 5 राज्यों में एक राज्य है जो पंजाब, जहां कांग्रेस को लोग मान रहे थे कि वो ठीक करेगी, लेकिन वहाँ आपसी झगड़े इतने हो गए हैं कि अब राहुल गांधी आके कब उनको झगड़ों को सुलझाएंगे। अच्छा, इसी बीच आप देखिए कि जो पेपर लीक का मुद्दा था, पेपर लीक का मुद्दा की एक रैली पिछले महीने जून में हुई थी, 17 जून को, कहाँ, कोटा में। अब जो कार्यक्रम कांग्रेस ने दिया, होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता। किसानों के लिए भी इन्होंने कहा था कि हम 4 रैलियां करेंगे। 3 जगह रैली की बात हुई थी, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, लेकिन एक ही रैली हुई। अच्छा, हाँ, एक ही रैली कर पाए, राजस्थान की नहीं करी, महाराष्ट्र में नहीं हुई। तो अब इन्होंने कहा है कि हम 10 तारीख, जब राहुल 8 तारीख को लौटेंगे तो 10 तारीख को एक रैली शायद उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, और 3 दिन के अंदर 3 रैली करने की बात है। अच्छा, हाँ, लेकिन अब मैं हैरान हूँ कि पेपर लीक का मुद्दा, आपको लगता है कि आज के दिन अब जीवित है वो? पेपर लीक का मुद्दा ठंडा हो, कभी कभार रात को निकलकर धर्मेंद्र प्रधान के घर के आसपास विरोध प्रदर्शन करने की जरूर कोशिश अब की एक जाती तरफ है। बीजेपी अपनी उपलब्धियां बता रही है, प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां बता के राज्यों की रणनीति को अंतिम दौर पे ले आई है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अजीत जी उत्तर प्रदेश की है, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर, और जिस तरह से वहाँ पर एक बिखराव तरह के मतलब दिख रहा था, दोनों डिप्टी सीएम, देखिए किस तरह से नितिन नवीन ने संदेश दिया। वहाँ पर ब्रेकफास्ट जो है करते हैं साथ में, हाँ, ब्रजेश पाठक के, लंच जो है होती है ये मौर्य जी के घर पे, और डिनर होता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पे। और साफ तौर पे ये संदेश दिया गया जब उनकी बैठक थी सभी नेताओं के साथ, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ योगी। तो ये साफ तौर पे उनकी ओर से स्पष्ट कर दिया गया, जिस तरह से जो खेमेबाजी चल रही थी कि भाई ये योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ी जाएगी। और उन्होंने कहा कि विवादास्पद जो मुद्दे हैं, विवादास्पद जो एजेंडा है, उससे आप लोग उसमें मत फंसिए। आप जो है, जो मोदी सरकार ने उपलब्धियां की हैं आम जनता के लिए, या योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में जिस तरह से कार्य हुआ है, उसको फैलाएं। जबकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अभी सीटों का देखिए किस तरह से गठबंधन को लेकर, वहीं दूसरी तरफ नितिन नवीन जो हैं, जो तीनों उनके घटक हैं एनडीए के, संजय निषाद हो गए, ओपी राजभर, 10-10 मिनट में मिलकर उनकी शुरू कर दिया, निकलो बोले। बीच में वो ओम प्रकाश राजभर का बयान भी आया था कि हम मांगते 20 हैं और मिलता मतलब मांगते पिस्टल है और पता कट्टा मिलता है, सब बयान आया उनका। नहीं, यही जो अब राकेश जी ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी में जहाँ एक सिस्टमेटिक काम चल रहा है, और वो अमूमन सत्ता में जब कोई पार्टी होती है ना, वो थोड़ी व्यस्त हो जाती है और इस तरह की एक्सरसाइज में लचर हो जाती है। हाँ, लेकिन सत्ता में रहने के बावजूद भी इतना टाइट हो गए हैं और वहां पर अपोजिशन में बैठे हैं और इतने रिलैक्स हो गए हैं
ये बड़ा एक चिंता का विषय। देखिए मनोज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विपक्ष का एक मजबूत विपक्ष का रहना अति आवश्यक है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और जो मुद्दे हैं यहाँ पर, उस मुद्दे को भुनाने में पूरी तौर पर कांग्रेस जो है सफल रही है। अब कांग्रेस की ओर से जरूर कहा जाएगा कि भाई और नेता तो हैं, लेकिन आपकी स्वीकार्यता जो है, जो आपके बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनको इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरना चाहिए। दूसरी तरफ जो है आपके जो सत्ताधारी दल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी जो 5 राज्य हैं वहाँ पर वे जो अपनी संगठन को वो धार देकर आ रहे हैं। आपका जो है पंजाब में, जो जिस तरह से अजीत जी ने जिक्र किया, पंजाब में अच्छी स्थिति थी, वहाँ पर भी पार्टी बिखरती दिख रही है। नहीं देखिए, दूसरा एक छोटा सा, क्योंकि आपने तो अपनी पत्रकारिता की जो उम्र है वो आधी से ज्यादा पत्रकारिता की उम्र आपने कांग्रेस के दफ्तर के चक्कर काटते काटते लगा दी, जितनी पत्रकार में आपने लगा। तो आपको जितना एक्सपीरियंस होगा कांग्रेस का किसी को नहीं होगा। दतिया बाई इलेक्शन है जहां पर कांग्रेस का को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। 30 तारीख को पोलिंग है और 6 तारीख आज हो गई है। कोई कैंडिडेट का अता पता नहीं है। 20 दिन में 25 दिन में सत्ताधारी बीजेपी सरकार, क्योंकि संगठन लगेगा, बड़े नेता लगेंगे, सरकार लगेगी, यहां अतई पता नहीं है कि किसको टिकट। अरे मनु जी, यही तो दुखद है कांग्रेस पार्टी में। राहुल गांधी इस चीज को समझने को तैयार नहीं है कि संगठन होना बहुत जरूरी है। आपका फेस अब चुनाव जिताने लायक नहीं है। आपको संगठन, अपने पुराने जो अनुभवी नेता हैं, रणनीतिकार हैं, उनको चर्चा करनी होगी। अब आप देखिए मध्य प्रदेश में आप जीतू पटवारी और उमंग सिंगार से उम्मीद कर रहे हैं, ऊपर से उनका प्रभारी बना दिया हरीश चौधरी। मतलब आप देखिए कि जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है हरीश चौधरी का। हरीश चौधरी का पूरा इंटरेस्ट है कि मुझे राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष इन किन प्रकरण बना दिया जाए, बस। इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी का इंटरेस्ट। आप देखो ना, पंजाब से जो अपने रंधावा जी हैं, सुखजिंदर रंधावा जी, प्रभारी हैं राजस्थान के। बताइए, वो बेचारे इतने आहत हो गए हैं कि जो कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं से आगे मिल भी लिए हैं। नहीं, अब देखिए, और अभी भी प्रभारी हैं। नहीं, उनको पंजाब में मेरे ख्याल से कार्यकारी अध्यक्ष क्या बनाया, उसके नीचे, किसके नीचे, बडिंग के नीचे। बडिंग उनके सामने बहुत जूनियर नेता है। आप बडिंग को लेकर कल नवजोत सिंह सिद्धू गुट ने भी मोर्चा खोल दिया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप इस चीज़ को भूल जाओ कि अब आप अगर माना, ये आप मान रहे कि चल रहे कि हमने तो हारना है। हम अगर कांग्रेस ये मानकर चल रही है, राहुल गांधी ये मानकर चल रहे कि आखिर कब तक ये लोग चुनाव जीतेंगे बीजेपी वाले, एक 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, कभी तो हारेंगे। अगर इस उम्मीद से आप पार्टी चला रहे हो मनु जी, तो फिर इसका आप और मैं क्या करें जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दे बहुत हैं आपके पास, कई ऐसी E20 का मुद्दा है, इथेनॉल का बड़ा मुद्दा है, इथेनॉल का मुद्दा है, युवाओं का, हाल ही में CBSE आया, बेरोजगारी आया, बेरोजगारी एक मुद्दा है, करप्शन एक मुद्दा है, राम मंदिर में जो चोरी हुई है वो एक मुद्दा है, बद्रीनाथ मुद्दा हो गया। लेकिन कांग्रेस नहीं उठा पा रही। ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं है, ऐसा नहीं है। लोगों ने, हर व्यक्ति कहता है कि यार विकल्प क्या है, इससे अच्छा तो यही है। बंगाल की हार ने इतना डरा दिया अपोजिशन की बची कुची पार्टियों को। राहुल गांधी तो न जीतने में न खुश है, न हारने में खुश है, उनको कोई गम ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मस्त है वो, हार गए तो खुश हैं, जीत गए तो खुश। लेकिन जो बाकी दूसरी पार्टियां बहुत डर गई हैं, सहम गई हैं, रीजनल पार्टियां। अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव उस दिन से टेंशन में, जिस दिन से राहुल गांधी ने गौतम को भेज दिया, वहाँ गौतम वहाँ जाके कह रहे हैं कि रीजनल पार्टी को तो ख़त्म होना चाहिए। अब ऊपर से 200 सीटों की मांग कर रहे हो किससे। तो मेरा अपना जो अनुभव और विश्लेषण के हिसाब से वो गठबंधन टूटेगा, वो गठबंधन 100% टूटेगा। तो क्या आपको लगता है कि गठबंधन तोड़ने के लिए ही राहुल गांधी ने गौतम को भेजा? गौतम को भेजा। भाई न्यूज सेंस आप खड़ा कर रहे हैं यार। अब कृष्णा अल्लाह वेरू और कन्हैया कुमार आप बिहार में क्या कहते हैं वो कर रहे हैं। कांग्रेस का मनोज जी हाल के दिनों में देखेंगे कि जो भी फैसले लिए गए हैं कांग्रेस द्वारा, चाहे बिहार के प्रभारी, बिहार के अभी देखिए अखिलेश जी जो कि उनके खास माने जाते थे, उनका भी सुन रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन करने का। तो कांग्रेस में, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश एक आपका मेजर स्टेट है, और वहाँ पर जिस तरह से बनाया गया प्रभारी, वो बड़ा अपने सवालों के घेरे में है। और ऐसी स्थिति में कि क्या कांग्रेस इस स्तर पे चुनाव कैसे लड़ पाएगी? अगर उत्तर प्रदेश में आप 200 सीट की मांग करते हैं उनके प्रभारी,
आप कांग्रेस के आप जो कारण क्या है? पार्टी ये जो हो रहा है, क्या इसके पीछे कारण? नहीं कांग्रेस का हमको लगता है कि कांग्रेस की ये सोच है कि क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो और 1 to 1 बीजेपी के साथ मेरा फाइट हो। लेकिन उसके लिए भी मनोज जी, जब तक आप सड़क पर नहीं उतरेंगे, सड़क पर संघर्ष नहीं करेंगे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो है 24/7 और 365 डेज नहीं करेंगे, जिस तरह से आपका सत्ताधारी दल कर रहा है, तब तक आप कुछ भी कर लीजिए नहीं सफल होगा। जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हमने ये तो चल लिया कि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत निराशा है, कार्यकर्ताओं में निराशा है, नेताओं में निराशा है, हर पार्टी अपने नेता को देखती है। देखिए 2014 में इसमें कोई दो राय नहीं है, नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं होता। अगर लाल कृष्ण आडवाणी का चेहरा 2014 में होता, नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं होता, तो वही हाल होता कि यूपीए हो सकता है कि तीसरी बार सत्ता में आ जाती। लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा, इलेक्शन की प्लानिंग, इलेक्शन की रणनीति, जिस तरीके से एग्रेसिव मोड में कैंपेनिंग की, उसका परिणाम सबने देखा। लेकिन अब मैं यहां पर पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस करे तो क्या करे? क्या वो अपने पुराने नेताओं को एक बार बुलाए, पुराने नेताओं के साथ बैठकर राहुल गांधी चर्चा करें कि भाई आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है, आप मुझे रणनीति बना के देंगे और जो रणनीति बना के देंगे मैं अक्षरशः उसी को मानूंगा। और दूसरी चीज, युवा और बुजुर्ग नेताओं का एक समन्वय भी जरूरी है, वरना बुजुर्ग तो सारे घर बैठ गए। देखिए, ये बिल्कुल आपने एक बहुत सही बात करी कि आज जो सोनिया गांधी ने पिछले दिनों कुछ पुराने अनुभवी नेताओं को अपने घर बुलाया था। जी, कितने दिन पुरानी बात? ये पिछले हफ्ते की बात है। अब क्यों बुलाया था कि साहब ट्रस्ट की मीटिंग थी, जो कांग्रेस से जुड़े हुए ट्रस्ट हैं, संदेश ट्रस्ट है, राजीव गांधी ट्रस्ट है, उसमें कई लोग मेंबर हैं, कई लोग गुजर गए हैं, तो उनको कैसे पुनर्गठन करा जाए। लेकिन मेरा मानना है कि वो ये ट्रस्ट को लेकर इस तरह की मीटिंग होने में मेरे को थोड़ा सा संदेह है। कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने ये तो मन में विचार किया होगा कि ये मेरे साथ जनार्दन द्विवेदी हैं, सलमान खुर्शीद हैं, अशोक गहलोत हैं, पवन बंसल हैं, ये तमाम जो पुराने नेता हैं, मुकुल वासनिक हैं, इन लोगों ने मेरे साथ काम किया और सहज है मुझे लेकर, सहज है। राहुल गांधी को लेकर सहज नहीं है, सहज नहीं है। हाँ। राहुल गांधी का भी देखिए, राहुल गांधी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की, राहुल गांधी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि सोनिया गांधी जब पार्टी चलाती थी, माना कोई घटना घट गई, महंगाई को लेकर कोई इशू हो गया, तो जितने सब अनुभवी नेताओं को बुला के बैठती थी, कहती थी क्या करना है, वो बताते थे कि साहब आप मिलके हमको ये करना चाहिए। विदेश का मामला हो गया तो जितने अपने विदेश के पुराने जानकार हैं सबको बिठा के क्या करना है। मतलब एक तरीके से वो खुद कुछ नहीं, उनका रहता था कि जब सामूहिक एक विचार निकल के अनुभव की राय को अनुभव को लेके। लेकिन राहुल गांधी ने इसके उलट, अच्छा ये क्या हुआ कहानी मन्नू जी, जब यूपीए की सरकार बनी पार्ट 1 में, तो पार्ट 2 में जब दूसरी पारी शुरू हुई, तो दूसरी पारी के शुरुआत में एक तो राहुल गांधी को लेकर पार्टी में पहले दिन से हो गया यूथ 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 युवा 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 हो गया। अब जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो यूथ कांग्रेस में बने थे इधर उधर, उन लोगों ने घेराबंदी करी कि साहब पुरानों को हटाओ। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि पुरानों को रहते हुए हम पार्टी को आगे बढ़ाएं। ये टसल वहीं से शुरू हुई और वो टसल इतनी बढ़ती गई। फिर राहुल गांधी के दिमाग में कुछ सलाहकारों ने, जब ये बीजेपी की सत्ता में वापस आई, तो राहुल गांधी ने फिर एक, तुमने देखा होगा कि शुरू के पार्ट 1 में जब मोदी जी की पहली पारी में कौन कौन लोग होते थे राहुल गांधी के, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, तमाम बड़े सारे चले गए नेता थे, गुलाम नबी आज़ाद होते थे पीछे से खड़े, एक आनंद शर्मा हो। तो आप देखो वो चेहरे याद करो आप, वो चेहरे जो थे वो कांग्रेस के असली कांग्रेसी विचारधारा के लोग थे। उनको कह सकते हैं कि उन्होंने कांग्रेस से राजनीति शुरू करी, कांग्रेस में ही रहे और कांग्रेस में ही अपने को वो कर दिया। और लेकिन जो नए नए लड़के थे, अचानक से फिर 2019 में टसल कहाँ पे हुई, जब 2019 के चुनावी मुद्दे की बात आई, राहुल गांधी ने, मैं नाम क्या लूँ, नाम लेने की स्थिति भी नहीं है, जब युवा हैं उनके नाम लेंगे तो लगेगा कि हम इस चैनल, उन लोगों ने कहा साहब ये चौकीदार चोर नारा हिट कर रहा है आपका, आप चौकीदार चोर बोलते रहो। नहीं, किसने का नाम बताइए? नहीं, अब जो जितने सलाहकार हैं उनके 4-5 ही हैं, गिनती के सलाहकार हैं, चौकीदार चोर नारे को। अब जो पुराने अनुभवी नेता थे उन्होंने कहा साहब ये गलत कर रहा है। जबकि आज ये नारा होना चाहिए राम मंदिर में जिस तरीके से हो रहा है। आप कह सकते हो राम मंदिर वाला मुद्दा राम मंदिर पे, लेकिन सवाल तो दूसरे पर होगा ना मनोज जी, वो तो यहाँ पर तो नहीं आएगा, केंद्र पर तो नहीं आएगा, वो तो भाई ट्रस्ट है, ट्रस्ट नहीं, अगर ट्रस्ट नहीं कर रहा है उसमें, देखो लेकिन ये सवाल जरूर है मनोज जी कि मुद्दे काफ़ी हैं और मुद्दे से उसको मुद्दा बनाने वाला चाहिए, और अगर विपक्ष क्योंकि नहीं बना पाती है तो उसकी असफलता है। ये जो हताशा है, हाँ, ये जो निराशा है विपक्ष की, विपक्ष के नेताओं को देखिए,
ऐसा लग रहा था चुनाव के दौरान कि ममता बनर्जी, आप शायद उस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर बीजेपी भी चाहती है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन जाए, क्योंकि अगर ममता बनर्जी दिल्ली आ गई तो बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी और जंतर मंतर पर हर दूसरे उन्होंने इस लायक छोड़ा ही नहीं कि जंतर मंतर पे आ पाए, वो बंगाल में ही उलझ रही है, बंगाल से निकल ही नहीं पा रही। अब देखिए ये भी रणनीति है, ये भी रणनीति कि बंगाल से निकलना ही मत दो, वहीं उलझा के रखो। मनु जी, एक मेरे दिमाग में ये आ रहा है, ये जो लड़ाई हो रही है ना, ये सब अंबेडकर बनने की लड़ाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ, और जो संविधान की किताब और अंबेडकर जी का नाम लिया जाता है, राहुल गांधी भी अंबेडकर बनना चाह रहे हैं, अखिलेश यादव भी उल्टी किताब पकड़कर अंबेडकर नहीं बना जाए। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप उस राजनीति में क्यों फंस रहे हैं? कांग्रेस का विचारधारा, कांग्रेस का नारा है, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। राहुल गांधी उल्टा कर रहे हैं। राहुल गांधी पीडीए की बात कर रहे हैं, वो पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए जो कांग्रेस का पुराना जो स्ट्रक्चर रहा है, जिसमें ब्राह्मण भी साथ होते थे, क्षत्रिय भी साथ होते थे और दलित भी साथ होते थे। देखिए, ब्राह्मण दलित बीजेपी का कट्टर वोटर होता था। हाँ। अगर ये बिल्कुल माना जाता था कि कांग्रेस का है ना, बाकी अगड़ी जाति में राजपूत समाज हो या दूसरी जातियां, वो भी उसके साथ जुड़ जाती थी। लेकिन जब ये पीडीए की राजनीति को खेला मायावती ने काशीराम के माध्यम से, उसके अलावा लालू यादव ने, तो उनसे छिटक गया हो। लेकिन कांग्रेस अपनी जो असली कोर वोटर, ब्राह्मण वोटर है, अगड़ी जाति का जो वोटर है, उसको इंटैक्ट नहीं कर पा रही है। आप यूजीसी का मुद्दा था, आप यूजीसी के मुद्दे को देखिए, कहीं कोई चर्चा नहीं। अगर नहीं, आपने इसलिए चर्चा नहीं हुई क्योंकि आप पीडीए को लेकर उसके संसद में आप उससे पहले हंगामा कर चुके थे। आप बार बार पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए के जनगणना की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। और देखिए, बीजेपी ने कितने स्मार्ट तरीके से संसद में, जब अमित शाह से पूछा धर्मेंद्र यादव ने भी और अखिलेश ने, तो उन्होंने कहा घबराइए मत, ये जो जनसंख्या अभी हो रही है, जनगणना हो रही है, इसमें जाति जनगणना भी धीरे से कह के और निकाल दिया। कर रही है ना सरकार जातीय जनगणना, कहाँ मना कर रहा है? जातीय जनगणना शुरू तो हो गई है, अब फरवरी से सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा, कौन की जाति का वो शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये सरकार ने कितना स्मार्ट तरीके से कहा कि हम महिला आरक्षण परिसीमन बिल इसी उसमें लाएंगे। क्योंकि जो जातीय जनगणना होगी वो तो कब होगी, तब निकलेगा। 2011 को आधार बना के बीजेपी अपना खेल कर देगी। और परिसीमन बिल अगर मनु जी पारित हो जाता है मानसून सत्र में, जैसे कि अटकलें हैं, चर्चाएं हैं, तो बच्ची खुची जो उम्मीद है वो भी खत्म नंबर, क्योंकि 850 सीटों के साथ अगर होगा तब फिर कहाँ विपक्ष, कहाँ विपक्ष सफाया हो जाएगा। और मेरे को तो और चिंताजनक स्थिति ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में जैसे चर्चाएं हो रही हैं कि बीजेपी इस बार यूपी तो बहुत बड़ी उससे जीतेगी, पंजाब जीत सकती है, उत्तराखंड को उन्होंने घेरना शुरू कर दिया है, और गोवा मणिपुर को आप ठीक है, वो तो बोनस से आ गया। नहीं, गोवा में भी आ जाएगा, उसमें कोई आ जाएंगे तो मतलब गोवा में भी कांग्रेस है नहीं, कहीं ना, वो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं, केजरीवाल का तो अपनी कमर टूटा हुआ है, पंजाब बचा लें तो। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर ऐसा होता है और इधर परिसीमन बिल पारित हो जाता है इससे पहले, यूपी चुनाव से पहले, तो मुझे तो यार ऐसा लगता है कि जब 2029 का आम चुनाव आएगा, आप सोचो कि कहीं पता चला बची कुचा जो अपोजिशन 18वीं लोकसभा के गठन के टाइम पे कितनी संख्या थी अपोजिशन की, 6 महीने तक राहुल गांधी ने काम नहीं करने दिया पार्लियामेंट के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को कैसी कैसी टिप्पणियां करी, और विपक्ष का कहना था 1 साल में हम सरकार गिरा देंगे, शपथ नहीं लेने दी, लोग पार्लियामेंट की शपथ नहीं लेने दी। एक बड़ा अजीब सा माहौल था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने धीरे 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 उस माहौल को काटा, और आज स्थिति यह है कि 18वीं लोकसभा की अब जब ये दूसरे साल में ही जब 20 तारीख से पार्लियामेंट बैठेगी, पूरा दृश्य बदल चुका होगा गिनती के कांग्रेस के साथ, अपनी कांग्रेस के। हमारे पास ये भी खबर है मनोज जी कि शरद पवार की पार्टी जो है उसमें भी बड़ा सेंध लगने वाला है, और ये भी बातचीत चल रही है क्योंकि कांग्रेस के नेता, ये जो एनसीपी शरद पवार के नेता जो हैं, ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रिया सुले का भविष्य अगर आप चाहते हैं तो भाई इनके साथ करिए, नहीं तो कांग्रेस में तो आप डूब जाइएगा। तो ये बड़ा मंथन चल रहा है, और हो सकता है कि आपको अधिकतर डिफेक्ट कर जाएंगे। जी क्या है, जैसे सारी देश भर की सारी नदियां जाके समुद्र में मिल जाती है, वही वाली समुद्र हो गई बीजेपी, तो बीजेपी सारे राजनीतिक हो गई, और सारी नदियां जाके अंततः वहीं जाके मिलना है। एक चीज है, अगर राहुल गांधी चाहें, अगर कांग्रेसी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो राहुल गांधी को आज भी सारी इकाइयां देश भर की भंग कर देनी चाहिए। अपनी पार्टी का अध्यक्ष बन के सारे पुराने नेताओं को दिल्ली बिठा के चर्चा करें और कहें कि करना क्या है। अब
ये सोच और कर कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, मना बनाए अध्यक्ष, खुद अध्यक्ष बन जाए, अच्छा। खुद अध्यक्ष बन जाए और तमाम अपने बड़े नेताओं को, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, हुड्डा जी हो, अशोक गहलोत हो, हरीश रावत हो, महाराष्ट्र के जितने नेता हैं, पृथ्वीराज अशोक चौहान चौहान हो जो- कमलनाथ थोड़ा तो चल नहीं पा रहे हैं। अशोक चौहान तो अशोक चौहान तो बीजेपी बीजेपी चले गए। नहीं, पृथ्वीराज चौहान की चौहान। बात कर रहा पृथ्वीराज हूँ, पृथ्वीराज। मैं कह रहा हूँ तमाम नेताओं को बुला के डिस्कशन तो करें यार कि करना क्या है, आप बताओ ना। चलो हम तो फेल हो गए, मेरी युवा टीम फेल हाँ, हो वो गई। मानने को तैयार नहीं कि मैं फेल हूँ। हाँ, तो कुछ हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज भाई कांग्रेस में ये जो अभी 2-4-5 यूथ दिखाई देते हैं ना, जो बड़े वो करते हैं, उसमें भी एक पंगा हो गया। उसमें आधे हैं प्रियंका गांधी के करीबी और आधे हो गए राहुल के करीबी। अब उसमें भी सब ये उम्मीद ये करते बड़ी हैं। चिंता की बात है। देखिए, हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं हेडलाइन के पीछे में, क्योंकि लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष से ज़रूरी होता है। मजबूत विपक्ष रहेगा तो लोकतंत्र में बैलेंस रहेगा। लेकिन क्या विपक्षी पार्टियां उस हिसाब से अपनी रणनीति बना रही हैं? क्या विपक्षी पार्टियां उस हिसाब से चल रही हैं, या वही फिर जो समुद्र में जाके सब कुछ समाहित हो जाता है? कहीं ऐसा ना हो कि जब 2029 का चुनाव आएगा, 850 सीटों का चुनाव आएगा, और जब बाकी के भी विपक्ष के नेताओं को लगेगा कि बोले यार भविष्य दर नहीं है, भविष्य दर है, तो बोले चलो चुनाव। तो उसकी बात की चिंता है। हेडलाइन के पीछे चर्चा को जो भी सुन रहे हैं, चाहे वो पक्ष के हों, विपक्ष, खासकर विपक्ष के लोग, इसको बहुत पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। और मुझे लगता है अपने संगठन के बारे में विचार कर सकते हैं, पुराने नेताओं को बुलाएं, चर्चा करें। हो सकता है कि शायद रिवाइवल हो जाए, कोई नई सोच निकल कर आए। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नियत सच्ची होवे तब पूरी कायनात